हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग क्लास 10th साइंस के चैप्टर 4 के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एथेनोइक अम्ल। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टडी करते हैं एथेनोइक अम्ल के बारे में कि एथेनोइक अम्ल में कौन कौन सी क्वालिटीज पाए जाती हैं। सबसे पहले क्वालिटीज जानने के पहले हम एथेनोइक अम्ल का फार्मूला जानते हैं। देखिए एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। कितने कार्बन परमाणु हैं? दो, एक दो कार्बन परमाणु, इसलिए मेथ एथ, दो कार्बन पर मेथ एथ और कार्बोक्सिल समूह रहेगा तो क्या नाम होगा? ओइक अम्ल जोड़ता है तो एथेनोइक अम्ल। CH3COOH एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। इसको कैसे हम दिखा सकते हैं? संरचना सूत्र, यह तो अणु सूत्र हो गया। संरचना सूत्र देखिए, स्टूडेंट्स, ये है संरचना सूत्र। एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र यह है। इसमें देखिए CH3COOH और यह कौन सा क्रियात्मक समूह? इसमें देखिए क्रियात्मक समूह इसमें क्या है? ये क्रियात्मक समूह है। इस यौगिक में ये क्रियात्मक समूह है और बाकी का इधर का भाग पोर्शन एल्किल समूह कहलाता है। किसी यौगिक के दो पार्ट होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। जिस पार्ट के कारण यौगिक में उपस्थित जिस भाग के कारण उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं, और जिस भाग के कारण उसके भौतिक गुणों का निर्धारण होता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। एल्किल समूह को R कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, R सिंगल बॉन्ड COOH। तो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल को ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं एथेनोइक अम्ल को RCOOH, या ऐसे भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। तो यह भी एथेनोइक अम्ल को लिखने का एक तरीका है। तो हमने आपको अलग अलग तरीके बताए जिसमें आप एथेनोइक अम्ल को लिख करके प्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पहला तरीका है CH3COOH, अणु सूत्र भी कहते हैं इसे। दूसरा है संरचनात्मक सूत्र। इस संरचनात्मक सूत्र में क्रियात्मक समूह अलग, कार्बोक्सिल समूह है। क्रियात्मक समूह क्या है? कार्बोक्सिल समूह। कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह है। और यह संरचनात्मक सूत्र, या R क्या है? एल्किल समूह। R क्या है स्टूडेंट्स? R यहाँ पर एल्किल समूह है। और इस तरह से इस फॉर्म में भी इसके सूत्र को हम लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एथेनोइक अम्ल के गुणों के बारे में। चूँकि यह एसिड है, इसलिए यदि हम लिटमस पेपर से इसको टेस्ट करें, इस एसिड को अम्ल होने के कारण यदि हम लिटमस पेपर का उपयोग करें तो लाल लिटमस पेपर इसमें डुबाने पर उसमें
कोई चेंजिंग नहीं होती। लेकिन यदि इस अम्ल में नीले लिटमस पेपर को हम डुबाते हैं तो नीले लिटमस पेपर का कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यह इस बात को पुष्ट करता है कि दिया हुआ पदार्थ एसिड है। और एथेनोइक अम्ल को हम स्टूडेंट्स एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह क्या है? ये COOH कार्बोक्सिल समूह, यह कार्बोक्सिल समूह है स्टूडेंट्स। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं, और इस सिरके का उपयोग अचार में परिरक्षक के रूप में करते हैं, जिससे लंबे समय तक अचार बना रहता है, नष्ट नहीं होता, सड़ता नहीं। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक क्या होता है स्टूडेंट्स? 290 केल्विन। इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है, गलनांक इसका 290 केल्विन होने के कारण। और जब जम जाता है तो इसे ग्लाइसल एसिटिक अम्ल कहते हैं, ग्लाइसल एसिटिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अम्लीय गुण होते हैं, इसीलिए नीले लिटमस को यह लाल रंग में कन्वर्ट कर देता है, और यह एक दुर्बल अम्ल होता है। अम्ल दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। अम्ल दो तरह के होते हैं, पहला प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जिसमें एसिड अधिक होता है और जल की मात्रा कम होती है, वे प्रबल होते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जिसमें एसिड की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है, दुर्बल अम्ल। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक हो, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है, यह दुर्बल अम्ल, और इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए प्रबल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल में अंतर यह है कि दुर्बल अम्ल में हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में होते हैं और प्रबल अम्ल में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो एसिटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल है। तो चलिए अब इसके गुणों के बारे में हम स्टडी करते हैं, कौन कौन से गुण इसमें पाए जाते हैं एसिटिक अम्ल में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वालिटी के बारे में, इसके गुणों के बारे में। किस गुणों का स्टडी करेंगे? रासायनिक गुणों का हम स्टडी करेंगे। पहला गुण है एथेनोइक अम्ल स्टीरीकरण अभिक्रिया देता है। स्टीरीकरण अभिक्रिया क्या होता है स्टूडेंट्स? एस्टर बनने की क्रिया स्टीरीकरण कहलाती है। तो एथेनोइक अम्ल स्टीरीकरण अभिक्रिया देते हैं, और किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल अभिक्रिया करके एथेनोइक अम्ल एस्टर बनाता है। जैसे स्टूडेंट्स स्टीरीकरण एस्टर बनाने के गुण को स्टीरीकरण कहते हैं, एस्टर बनाने की क्रिया को स्टीरीकरण कहते हैं। एस्टर बनता कैसे है? जब एथेनोइक अम्ल CH3COOH, जब एथेनोइक अम्ल किससे क्रिया करता है? एथेनॉल से। एथेनॉल मतलब CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल। स्टूडेंट्स ये एथिल अल्कोहल हो गया, और यह हो गया एसिटिक अम्ल हो गया। जब एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल से
अभिक्रिया करता है किसी अम्ल की उपस्थिति में, किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाता है। और यहाँ बनाएगा स्टूडेंट्स CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरह से यह बन गया एस्टर। और एस्टर बनने के इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। और एस्टरीकरण की क्रिया कौन देता है? एथेनोइक अम्ल एस्टरीकरण की क्रिया कर देते हैं और इसमें स्टूडेंट्स वाटर भी बन जाता है H2O, एस्टर प्लस H2O। एस्टर को हम और कैसे लिख सकते हैं? एस्टर बनने की क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। CH3 COO C2H5। एस्टर को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, CH3 COO C2H5। या एस्टर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एस्टर को लिखने का यह भी तरीका है और एस्टर को लिखने का यह दूसरा तरीका यह भी है। और एस्टर बनने की क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। यदि आपको यह भी याद ना आए एग्जाम में कि एस्टरीकरण क्या होता है, तो एक लाइन में लिख सकते हैं, एस्टर बनने की क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वालिटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वालिटीज़ है क्षारक के साथ अभिक्रिया। सेकंड हमारा क्षारक के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। क्षारक से अभिक्रिया कैसे होता है स्टूडेंट्स? एथेनोइक एसिड क्षारक से जब अभिक्रिया करता है तो क्षारक से अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट बनाता है और जल बनाता है। सोडियम एसीटेट और जल बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से क्रिया करते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, CH3 COOH, यह किसका फार्मूला हो गया? एथेनोइक अम्ल का फार्मूला हो गया। यह एथेनोइक अम्ल हो गया। और किससे रिएक्ट कर रहा है ये? NaOH जैसे क्षारक से। यह क्षारक क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस क्षारक से रिएक्ट करने के बाद सोडियम एसीटेट बनाएगा, CH3 COO Na, सोडियम एसीटेट। और H2O बना रहा है। तो इस तरह से क्षारक के साथ भी यह अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट और जल बनाता है। पहली क्वालिटी को हमने देखा कि एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से अभिक्रिया करके, अल्कोहल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है और एस्टर बनने की इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। दूसरे क्वालिटीज़ के बारे में हमने स्टडी किया, क्षारक से अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट बना रहा है और जल बना रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, तीसरे क्वालिटीज़ को देखते हैं। एथेनोइक अम्ल का तीसरा क्वालिटीज़ क्या होता है? कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे रिएक्ट करता है। कार्बोनेट से और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करके एथेनोइक अम्ल क्या बनाता है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। CH3 COOH, ये स्टूडेंट्स क्या है? एथेनोइक अम्ल है।
CH3COOH एथेनोइक अम्ल है। और यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा जिसे कहते हैं, खाने के सोडे से अब क्रिया करके क्या बनाता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ बनाएगा CH3COO Na। CH3COO Na क्या होता है स्टूडेंट्स, सोडियम एसीटेट होता है। यहाँ पर सोडियम एसीटेट बनाता है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एथेनोइक अम्ल खाने के सोडे से रिएक्ट करके सोडियम एसीटेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स और भी सोडियम कार्बोनेट से इसके रिएक्शन को देखते हैं। CH3COOH स्टूडेंट्स यह क्या मैंने फिर से लिखा, यहाँ पर मैंने फिर वही फार्मूला लिखा और इस फार्मूले को हम कहते हैं एथेनोइक अम्ल। यह एथेनोइक अम्ल स्टूडेंट्स सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है Na2CO3 से, और यहाँ पर बनाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके दो अणु को ले लेते हैं, यहाँ बनाएगा 2CH3COONA। तो यहाँ पर इस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या बन गया, CH3COONA। इसके ऊपर वाले रिएक्शन में भी हमने देखा था CH3COONA, CH3COONA, CH3COONA। तो यह कौन सा कंपाउंड हो गया, सोडियम एसीटेट। यहाँ पर भी सोडियम एसीटेट बनाया और आगे H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। तो यह क्वालिटीज किसका हो गया स्टूडेंट्स, एथेनोइक अम्ल का क्वालिटीज हो गया। और एथेनोइक अम्ल को मैंने बताया एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल जिसे सिरका भी कहते हैं, सिरके का एथेनोइक अम्ल का क्वालिटीज हमने स्टडी किया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं साबुन और अपमार्जक के बारे में। साबुन क्या होते हैं और अपमार्जक क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस होता है। साबुन अलग होता है, अपमार्जक अलग होता है। कैसे बनते हैं साबुन और अपमार्जक, साबुन बनने की एक लंबी प्रोसेस होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें वसा का जल अपघटन कराते हैं और साबुन बनता है। और साबुन बनने की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं और वसा का क्षारों की उपस्थिति में जल अपघटन होता है। वसा धन क्षार और जल अपघटन होता है और बनता है साबुन प्लस ग्लिसरॉल बनता है। वसा का क्षारों के साथ जल अपघटन कराने पर साबुन और ग्लिसरॉल बनता है और साबुन और ग्लिसरॉल साबुन बनने की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण को सपोनिफिकेशन भी कहते हैं। साबुन बनने के प्रोसेस को सपोनिफिकेशन या साबुनीकरण कहते हैं, जिसमें वसा का क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है और साबुन का निर्माण होता है। साबुन अपमार्जक दोनों डिफरेंट होते हैं। अपमार्जक मृदु और कठोर जल दोनों में झाग देते हैं, जबकि साबुन केवल मृदु जल में झाग देता है, कठोर जल में झाग नहीं देता है। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस।
साबुन और अपमार्जक में क्या डिफरेंस होता है साबुन में और अपमार्जक में? मृदु जल से क्रिया करके साबुन झाग बनाता है और अपमार्जक मृदु तथा कठोर जल दोनों से क्रिया करके झाग बनाता है। यह डिफरेंस हो गया साबुन में और अपमार्जक में। साबुन में साफ करने की क्वालिटीज होती है, कपड़ों से मैल को रिमूव कर देता है। इसका रीजन होता है मिसेल कणों का निर्माण। साबुन में मिसेल कणों का निर्माण होता है जिसके कारण वे मैल को अच्छे से पकड़ लेते हैं और जब पानी की तेज धार गिराते हैं तो वे मिसेल कण वसा की कणों को पकड़ लेते हैं चारों तरफ से और जल के साथ बह करके अलग हो जाते हैं कपड़े से। यहाँ देखिए फिगर में स्टूडेंट्स मिसेल का निर्माण। यहाँ देखिए एक साइड में सोडियम आयन सभी पॉजिटिव आयन हैं और दूसरे साइड में कार्बोक्सिल आयन होते हैं, रेडायन होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रृंखला अलग होती है और सोडियम आयनों की श्रृंखला अलग होती है। एक जल स्नेही होता है एक भाग और दूसरा भाग वसा स्नेही होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं या कार्बोक्सिलिक अम्लों के पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यहाँ साबुन की भी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। तो यह कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं साबुन। और जब पानी में इसको घोलते हैं तो दो अलग अलग आयन में यह डिवाइड हो जाते हैं और पहला आयनिक भाग होता है सोडियम आयन और दूसरा आयनिक भाग होता है कार्बोक्सिलिक आयन। सोडियम आयन धनायन होता है और कार्बोक्सिलिक आयन CH3COO ये ऋणायन होता है। तो ऋणावेशित यह वसा स्नेही होता है और यह जल स्नेही होता है, जो जल से अट्रैक्ट होता है और यह वसा से अट्रैक्ट होता है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए इस फिगर में मिसेल के कण कैसे बनते हैं। साबुन के कणों को मिसेल कण कहते हैं और जल में विलेय सिरे को जलरागी कहते हैं, जो जल में विलेय होता है। और यह जलरागी सिरा कौन सा होता है? सोडियम आयन। और दूसरा हाइड्रोकार्बन में विलेय जल विरागी होता है जिसे कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। अब जब मैल के साथ साबुन को खूब रगड़ते हैं कपड़ों पर, यहाँ देखिए ये मैल बैठा हुआ है और पूरा रगड़ने पर यह अलग अलग आयन्स बन जाते हैं। जल विरागी सिरा देखिए अलग और तेल विरागी सिरा, जल रागी और जल विरागी, यानी
जल स्नेही और तेल स्नेही। जल स्नेही सिरा जल की ओर होता है, तेल स्नेही सिरा इस चिकने पदार्थ की ओर होता है और इससे आकर के सभी जुड़ जाते हैं। देखिए तेज़ी से सभी कण आकर के जब रगड़ते हैं कपड़ों को चारों तरफ से इकट्ठा हो जाते हैं और इस मैल को बहुत तेज़ी से पकड़ बना लेते हैं इनके ऊपर और इस तरह से ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस तरह के कणों को जल रागी सिरा और जल विरागी सिरा ये साबुन के अणु होते हैं और इस तरह से गोलाकार स्ट्रक्चर एक सामूहिक रचना बना लेते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। और जब तेज जल की धार गिराते हैं तो जल रागी सिरा होने के कारण जल के साथ जल से ही जुड़े रहते हैं, इसलिए जल के साथ निकलकर मैल को लेकर अलग हो जाते हैं और कपड़े स्वच्छ हो जाते हैं। तो यह मिसेल कणों के कारण ऐसा होता है। कपड़ों को साफ इसी क्वालिटी के आधार पर करते हैं। सोडियम लवण से बने साबुन कठोर होते हैं। यहाँ देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण कठोर साबुन बनाते हैं। कठोर साबुन और कार्बोक्सिलिक अम्लों के पोटेशियम लवण से बने हुए साबुन मृदु साबुन कहलाते हैं। कठोर साबुन का उपयोग कपड़े को धोने में करते हैं, मृदु साबुन का उपयोग नहाने में करते हैं। स्टूडेंट्स अब आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ और आज का होमवर्क नोट कीजिए। दो होमवर्क आज दे रहा हूँ। आज यह चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर में 2 होमवर्क हैं, इस दोनों होमवर्क को आप लोग नोट कीजिए। पेज नंबर 83 पर होमवर्क दिया हुआ है, इसे नोट कीजिए। दो क्वेश्चन हैं। प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? तो आप डिफरेंस लिखेंगे अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में। स्टूडेंट्स अल्कोहल क्या होता है? CH3OH या C2H5OH यह अल्कोहल है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH यह कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों में डिफरेंस करना है स्टूडेंट्स। कैसे आप डिफरेंस करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। सेकेंड क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में नोट कीजिए। ऑक्सीकारक क्या होता है? तो ऑक्सीकारक का डेफिनेशन दीजिए। और चलिए नेक्स्ट अपना होमवर्क नोट कीजिए। पेज नंबर 85 पर दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी है। तो आज स्टूडेंट्स आप लोग 4 क्वेश्चन को एज ए होमवर्क कंप्लीट करेंगे। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? क्वेश्चन नंबर 2, लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? तो स्टूडेंट्स आपको यह आज 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और एक अच्छा सा नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोग इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में हमने कार्बनिक कंपाउंड के बारे में डिटेल में स्टडी किया। कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में, कार्बन से बने हुए कौन कौन से यौगिक होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होते हैं, कार्बन के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होती है जिसके कारण हजारों की संख्या में यह कंपाउंड बनाते हैं। उन क्वालिटीज़ के बारे में हमने स्टडी किया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में इस चैप्टर में हमने स्टडी किया। और
IUPAC सिस्टम में यौगिकों का हमने नाम भी लिखा, समजातीय श्रेणी के बारे में हमने स्टडी किया और विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूहों के बारे में हमने स्टडी किया इस चैप्टर में, और 2 कंपाउंड के बारे में लास्ट में हमने स्टडी किया। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया, और लास्ट में साबुन और अपमार्जक में भी डिफरेंस जाना हमने। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे और कंप्लीट तैयार करेंगे। थैंक यू, दैट्स इनफ फॉर टुडे।